नाउ लेट्स टॉक अबाउट सार्कोइडोसिस, जो कि एक ग्रैनुलोमेटस लंग डिजीज़ है। लेकिन कौन से ग्रैनुलोमेटस? नॉन केसिएटिंग ग्रैनुलोमेटस डिजीज़। एटियोलॉजी क्या है, पैथोजेनेसिस क्या है, व्हाट इज़ द कॉज इज डिसऑर्डर्ड इम्यून रेगुलेशन। ठीक है, देयर इज़ डिसऑर्डर्ड इम्यून रेगुलेशन इन जेनेटिकली प्री डिस्पोज इंडिविजुअल्स एक्सपोज टू सर्टेन इन्वायरमेंटल एजेंट्स। ठीक है, कोई मतलब इसमें कोई नोन कॉज नहीं है, कहते हैं कि मे बी इम्यून मीडिएटेड रिएक्शन है, कुछ कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, एजेंट्स हैं जो कि उस इम्यून रिएक्शन को ट्रिगर कर रहे होते हैं, और उन पेशेंट्स में जिनमें वो जेनेटिकली ऑल्टर्ड होते हैं। ठीक, पैथोजेनेसिस एपिडेमियोलॉजी क्या है? Sarcoidosis occur more in females than in males, more in black than in white. 30 to 39 years is the age, and occur in non-smokers. इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स, अगर पैथोजेनेसिस की बात करें, सो इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स लाइक सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स टू एन अनआइडेंटिफाइड एंटीजन, राइट, वो कॉज करवा रहा है इंट्रा एल्वुलर एंड इंटरस्टिशियल अक्यूमुलेशन ऑफ CD4 T cells, resulting in CD4 to CD8 T cell ratios ranging from 5 to 1. ठीक है, the ratio is increased maybe from 5 to 1 to 15 to 1. CD4 T cells are rapidly proliferating in producing interleukin 2, interferon gamma, resulting in T cell expansion and macrophage activation. Interleukin 8, tumor necrosis factor, macrophage, inflammatory protein 1 alpha that favor the recruitment of additional T cells and monocytes. ठीक है, chemical mediators are releasing more T cell expansion occur, more mediator releasing more T cell expansion occur and recruitment of macrophages. ठीक है, and that lead to formation of granulomas. जेनेटिक फैक्टर्स क्या क्या हैं? एविडेंस ऑफ जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस आर फैमिलियल एंड रेशियल क्लस्टरिंग ऑफ केसेस इन द एसोसिएशन विद द सर्टेन HLA जीनोटाइप्स। कहते हैं कि HLA जीनोटाइप्स में कुछ ऑल्टरेशन है जिसकी वजह से इम्यून रिएक्शन हो रही होती है। ठीक है, एग्जाम्पल HLA-A1, HLA-B8, these are two genotypes related to the HLA, and MHC genes and non-MHC genes are also involved. Environmental factors unknown, maybe microbe, maybe a bacteria, maybe anything, mycobacteria, propionobacterium acnes and rickettsia species. मॉर्फोलॉजी क्या होगी, हमें किस तरह नज़र आएगी? हिस्टोलॉजिकली देखें तो देयर इज़ नॉन केसिएटिंग ग्रेनुलोमास कंपोज्ड ऑफ एन एग्रीगेट ऑफ टाइटली क्लस्टर्ड एपिथेलियोइड सेल्स ऑफन विद लैंगरहैन और फॉरेन बॉडी जायंट सेल्स. Type giant cells may become enclosed with fibrous rims or may eventually be replaced by hyaline fibrosis scar. सो लेमिनेटेड हमें जो है कुछ कॉन्क्रीशंस मिल रही होती हैं जो कि कैल्शियम और प्रोटीन से बनी होती हैं. दीज आर कॉल्ड शॉमिन बॉडीज. स्टीलियड इंक्लूजन्स कुछ मिल रही होती हैं, एंड दीज इंक्लूजन्स विद इन द सेल आर कॉल्ड एस्टेरॉयड बॉडीज. इट इनक्लोज विद इन द जाइंट सेल्स. ठीक है, कुछ हमें कॉन्क्रीशंस मिलेंगी लेमिनेटेड, कुछ जैसे उनकी तय लगी हुई होगी लाइक कैल्शियम एंड प्रोटीन्स की, उनको हम कहते हैं शॉमिन बॉडीज़. और कुछ स्टार लाइक इंक्लूजन जॉइंट सेल के अंदर मिलेंगी. दिस आर कॉल्ड एस्टेरॉयड बॉडीज, स्टार लाइक बॉडीज़. लंग्स में हमें, अच्छा, सार्कोइडोसिस इज एक्चुअली अ मल्टी सिस्टमिक डिजीज़, राइट. तो हमें जो डिजीज़ होगी दैट इज़ प्रेजेंट इन अ लॉट ऑफ सिस्टम्स, ऑर्गन सिस्टम्स. ठीक है, और लंग में हमें क्या मिलेगा? लिम्फ नोड्स में, बोन में, बहुत सारे जो है ये मल्टी सिस्टमिक डिजीज़ है, तो हमें हर जगह उसके कुछ ना कुछ मिल रहा होता है, एंड दैट लीड टू सम ऑफ देयर क्लिनिकल फीचर्स. लंग्स में कॉलिसेंस ऑफ ग्रेनुलोमास प्रोड्यूसेस स्मॉल नोड्यूल्स दैट आर पैल्पेबल. ठीक है, ग्रेनुलोमास की वजह से कुछ स्मॉल नोड्यूल्स बन रहे होते हैं 1 to 2 सेंटीमीटर के, जो कि नॉन केसिएटिंग, नॉन कैविटेटेड कॉन्सोलिडेशंस बनाते हैं along the lymphatics, around the bronchia and blood vessels. Although alveolar lesions are also seen, even तक के alveoli में भी वो lesions हमें मिल सकती हैं. The relative frequency of granulomas in the bronchial submucosa accounts for high diagnostic yield of bronchoscopic biopsy. अगर bronchial submucosa में हमारे पास granulomas present हैं तो हम bronchoscopic biopsy के ज़रिए जो है वो diagnose कर सकते हैं that it is sarcoidosis actually. लिम्फ नोड्स में हमें पर्टिकुलरली हाइलर एंड मीडियास्टिनल लिम्फ नोड्स में ग्रेनुलोमास मिलेंगे. एंड लिवर और स्प्लीन में ग्रेनुलोमेटस नॉन इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस, देयर इज ग्रेनुलोमेटस नॉन इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस इज सीन इन केस ऑफ सार्कोइडोसिस इन द लिवर एंड स्प्लीन. बोन मैरो में हमें मिलेंगी phalangeal bones of the hands and feet have granulomatous disease. Skin lesions, nodular lesions
containing granulomas, voracious rash on the nose and cheeks. ठीक है, जो एक अपीयरेंस होती है ल्यूपिस की तरह, जिसको हम कहते हैं ल्यूपस पैरेन्यू, ठीक है, जो कि एक रैश होता है नोज में और चीक में. एरिथ्रेमा नोडुजम, देयर इज एरिथ्रेमा नोडुजम, जो कि क्या होते हैं, पेनफुल नोड्यूल्स ऑन द लोअर एक्सट्रीमिटीज, इन्फ्लेमेशन ऑफ सबकुटेनियस फैट की वजह से पेनफुल नोड्यूल्स फॉर्म होती है ऑन दी लोअर एक्सट्रीमिटीज. दीज आर कॉल्ड एरिथ्रेमा नोडुजम, आर सीन इन केस ऑफ sarcoidosis. The eye, it's associated glands and salivary glands are also involved. Causes iritis, iridocyclitis, either bilaterally or unilaterally. Consequently, corneal की जो opacities हो जाती हैं, ग्लोकोमा हो जाता है, and total loss of vision may occur. Michel's syndrome क्या होता है? Bilateral sarcoidosis of parotid, submaxillary, sublingual glands constitutes the combined uveo-parotid involvement. ठीक है, उसको हम कहते हैं Michel's syndrome, जो कि in case of sarcoidosis मिल रहा होता है. Muscle weakness is also there, muscle aches are also there, tenderness, fatigue should prompt consideration of occult sarcoid myositis. अगर muscle weakness है, muscle aches है, tenderness है, fatigue है, तो समझ लो कि muscles involvement भी हो चुकी है in case of sarcoidosis, and it's called sarcoid myositis. Muscle biopsy can be useful for diagnosis, which when clinical features point to sarcoidosis, तो हम muscle biopsy भी कर सकते हैं. Along with the bronchoscopic biopsy, we do muscle biopsy as well for the sarcoidosis diagnosis. Sarcoid granulomas occasionally occur in the heart, kidneys, central nervous system, endocrine glands, particularly in the pituitary, as well as in other body tissues. Occasionally हो सकते हैं because we know that it's multisystemic disease, so यहाँ पर भी granulomatous diseases हो सकती हैं. क्लिनिकल फाइंडिंग्स हमें क्या मिलेंगी? मोस्ट कॉमनली देयर इज डिस्निया एंड कफ में भी देयर, टेकेपनिया, increased respiratory rate, uveitis, blurry vision due to glaucoma if corneal opacities are there. In the great majority of cases, however, individuals seek medical attention because of the insidious onset of respiratory abnormalities. Respiratory abnormalities की वजह से mostly जो है वो डॉक्टर के पास चलते हैं. लाइक शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, कफ है, चेस्ट पेन है, हिमोप्टोसिस है, ठीक, और ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल साइन एंड सिम्टम्स, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल साइन सिम्टम्स हैं जो कि जा नहीं रहे हैं, कंटिन्यूसली परसिस्टेंट फीवर है, फैटिग है, वेट लॉस, एनोरेक्सिया एंड नाइट स्वेट्स. Overall, 65 to 70% of affected patients recover with minimal or no residual manifestations. Mostly, यानी वो spontaneous recovery हो जाती है with minimal or no residual manifestations. 20% have permanent loss of some lung function or some permanent visual impairment. Of the remaining 10 to 15%, some die of cardiac or central nervous system damage, but most come to progressive pulmonary fibrosis and cor pulmonale and primary lung cancer. ठीक है, मोस्टली जो है वो अफेक्टेड रिकवर हो जाते हैं. 20% में लॉस ऑफ लंग फंक्शन एंड लॉस ऑफ विजन हो जाता है. 10 to 15% अगर कार्डियक या सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्वमेंट हो तो दे डाई. ओके, एंड सम प्रोग्रेस टू प्रोग्रेसिव पल्मोनरी फाइब्रोसिस, जिसकी वजह से कॉर पल्मोनरी और प्राइमरी लंग कैंसर भी हो सकता है. लैब फाइंडिंग्स हमें क्या मिलेंगी? देयर इज इंक्रीज्ड एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ACE. 60% ऑफ केसेज, जो कि एक नॉन स्पेसिफिक फाइंडिंग है. ACE is this enzyme is also increased in some other conditions as well. ठीक है, because there is right side heart failure, so that lead to low perfusion and can lead to release of this enzyme. ठीक है, low perfusion to the kidney actually releases this enzyme to increase the blood pressure. Non specific है, बहुत सारे और भी disease में हो सकते हैं, so this is not a diagnostic tool. Then we have hypercalcemia. 5% of cases, increased senses of alpha-1 hydroxylase in the macrophages in the granulomas. Actually, enzymes increase. This causes hypervitaminosis D, and this hypervitaminosis D increases the calcium level through different mechanisms. And we know those mechanisms, right? Increases from the reabsorption from the kidney, absorption from the GIT, and increase osteoclastic activity of bones causes hypercalcemia. और फाइंडिंग्स हमें क्या मिलेंगी लैब में? पॉलीक्लोनल गैमोपैथी. वाई? बिकॉज वी नो इम्यून मीडिएटेड रिएक्शन है, तो हमें जो है पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ में मिल सकती हैं. एंड क्यूटेनियस एलर्जी, ठीक, टू कॉमन स्किन एंटीजन दैट इज़ कैंडिडिडा. क्योंकि हमारे पास एक इम्यून रिएक्शन है ना, ये इम्यून मीडिएटेड डिजीज़ है, तो
जैसे क्यूटेनियस जो है अगर हम उसको टेस्ट करेंगे स्किन में, लाइक वी व्हेन वी इम्प्लांट एंटीजेंस like candida in the skin, so the reaction, immune reaction ultimately हमें मिलेगी, and this is called cutaneous allergy due to consumption of CD4 T helper cells in the granulomas, loss of cells in alveolar secretions, तो उसकी वजह से हमें एनर्जी टू कॉमन स्किन एंटीजेंस मिलेंगी। चेस्ट रेडियोग्राफ्स में हमें क्या मिलेगा? इनलार्ज्ड हाइलर एंड मीडियास्टिनल लिम्फ नोड्स, जिसको हम कहते हैं पोटैटो नोड्स। हाइलर एंड मीडियास्टिनल लिम्फ नोड्स आर इनलार्ज रेटिकुलो-नोड्यूलर डेंसिटीज थ्रू आउट द लंग पैरेन्काइमा। रेटिकुलो-नोड्यूलर, नोड्यूल की तरह, क्योंकि वो जो ग्रैनुलोमास होते हैं वो नोड्यूल्स की शक्ल में हमें दिखाई दे रहे होते हैं चेस्ट एक्सरे में, थ्रू आउट द लंग पैरेन्काइमा। डायग्नोसिस इज़ ऑफ एक्सक्लूजन, ठीक है, हम जो है टेस्ट करते रहेंगे, रेडियोग्राफिक फाइंडिंग्स देखते रहेंगे, बायोप्सी करेंगे, एंड वी एक्सक्लूड अदर diseases, and ultimately we lead to sarcoidosis, which is actually an immune mediated reaction. Treatment is corticosteroids. हम ट्यूमर नेक्रोज फैक्टर इनहिबिटर भी दे सकते हैं, बिकॉज केमिकल मीडिएटर विच एक्चुअली लीडिंग टू द पैथोजेनेसिस ऑफ द डिजीज, सो वी कैन गिव TNF inhibitor like hydroxychloroquine if skin lesions are involved.